हेलो टू ऑल, वेलकम टू वाइट रे इंस्टीट्यूट। आप सबका वाइट रे इंस्टीट्यूट में हम स्वागत करते हैं। मैंने आपको पिछले टू लेक्चर्स में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर दिया था। आज हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि पिछले 10 साल में कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं और उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो आज का हमारा जो ये सेशन है वो कहलाएगा 10 वर्षीय प्रश्नावली का पंचनामा ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर। सो आई होप and that you people will listen to this lecture up to the end and will understand that how to solve the questions properly without making any mistake. So let us start without wasting time to discuss the questions. Our first question is, two friends are eating together on a dining table. One of them suddenly starts coughing while swallowing some food. This coughing would have been due to improper movement of, हमारे options हैं tongue, epiglottis, diaphragm and neck. So dear, here आप जब खाना खाते वक्त बात करते हैं तो रिमेंबर, बात करने के दौरान, बोलने के दौरान एपिग्लॉटिस ओपन होता है, साथ में आप खाना भी निगल रहे हैं। तो ड्यूरिंग स्वेलोइंग ऑफ द फूड नॉर्मली एपिग्लॉटिस जो एक लीफ लाइक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है एट द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया और एट द ओपनिंग ऑफ ग्लॉटिस वो क्लोज होता है स्वेलोइंग के दौरान, लेकिन बोलते वक्त या एक्सपायर करते वक्त ये ओपन होता है। तो आप खाना निगल भी रहे हैं, आप बात भी कर रहे हैं, एपिग्लॉटिस बेचारे को समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, बंद हूं खोल जाऊं, बंद हूं कि खुल जाऊं। तो इसलिए जो ये इम्प्रॉपर मूवमेंट है, जो कफिंग है वो हो रही है ड्यू टू दिस कफिंग इज ड्यू टू द इम्प्रॉपर मूवमेंट ऑफ एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस नामक ये स्ट्रक्चर एक, अगर इसके डिस्क्रिप्शन की बात करें, लीफ लाइक इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। लीफ लाइक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है एट द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया, which is called as windpipe. So इसका जो आंसर है that will be second. Let us discuss the next question. Anxiety and eating spicy food together in an otherwise normal human may lead to. अगर आप एंग्जाइटी में है, स्ट्रेस कंडीशन में है और साथ में आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड भी खा रहे हैं, तो आपको कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है इनमें से? क्या डायरिया, वॉमिटिंग, इंडाइजेशन या जॉन्डिस? तो डियर, इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है दैट विल बी इंडाइजेशन। बिकॉज इंडाइजेशन क्यों होगा? जब भी कोई इंसान एंग्जाइटी कंडीशन में रहता है या स्ट्रेस कंडीशन में रहता है तो उसकी बॉडी में एक्टिवेटेड होता है सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम, और सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम जब भी एक्टिवेटेड है इट रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ ऑल डाइजेस्टिव फंक्शंस। आपकी जितनी भी बॉडी डाइजेस्टिव सिक्रीशंस है वो सब रिटार्ड हो जाती हैं, घट जाती हैं, जिस वजह से डाइजेशन का प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगी और इंडाइजेशन हो जाएगा। बाकी की ऑप्शंस देखें तो व्हाट इज डायरिया? डायरिया इज द एक्सट्रीम लिक्विडिटी ऑफ द फीकल मैटर or abnormal frequency of the fecal matter, and it will result in reduced absorption of the nutrients. Second, vomiting का मतलब होता है उल्टी आना, तो
तो पेरिस्टालिसिस वैसे तो ऊपर से नीचे की तरफ होती है गट में, लेकिन वॉमिटिंग के दौरान ये जो पेरिस्टालिसिस है वो उल्टी दिशा में चलना शुरू होती है। तो रिवर्स पेरिस्टालिसिस होती है वॉमिटिंग के दौरान, जिसमें स्टमक के कंटेंट मुंह के थ्रू बाहर आ जाते हैं। वॉमिटिंग से पहले हमें नोजिया फील होता है और वॉमिटिंग सेंटर हमारी बॉडी में मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट है। थर्ड, आई टोल्ड यू इंडाइजेशन। इंडाइजेशन का एक कारण है एंजाइटी, दूसरा कारण है ईटिंग स्पाइसी फूड, तीसरा कारण है ओवर ईटिंग, चौथा कारण है इनएडिक्वेट सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। लास्ट, जॉन्डिस। जॉन्डिस को हम पीलिया कहते हैं हिंदी में, जब बाइल पिगमेंट्स एलिमेंट्री कैनाल में या ड्यूडेनम में ना सिक्रीट होके आपके ब्लड के थ्रू स्किन और आपके आईज को पेल येलो कलर का कर देते हैं, बिकॉज दे डिपॉजिट इन द पेरिफेरल ब्लड वेसल्स, दैट इज कॉल्ड एज जॉन्डिस। सो जॉन्डिस में लीवर अफेक्ट होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट सवाल है हमारा, अगला सवाल है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनिशियल स्टेप इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमन इज कैरिड आउट बाय। यहाँ पे स्पेसिफाइड वैसे नहीं किया है कि प्रोटीन पूछा है मिल्क की या इसमें मिल्क शुगर पूछा है, तो क्योंकि आप ध्यान से अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो शुगर डाइजेस्टिंग या लैक्टोज डाइजेस्टिंग एंजाइम कोई भी मेंशन नहीं है। तो ऐसे सवाल में आपने थोड़ा सा अपना जो आईक्यू है उसका इस्तेमाल करना है और ये देखना है कि यहाँ पर ये मेनली प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है और रेनिन जो है इस सवाल का जवाब आ जाएगा, बिकॉज रेनिन इज प्रेजेंट इन द स्टमक एंड विल help in the coagulation of the milk protein or curdling of the milk in the infants and is in humans. So that's why here answer will be third. Renin is the answer of this question. Lipase जो है, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन लाइपेज की बात करते हैं, so this lipase is a lipid digesting enzyme, it act on lipids, इसलिए ये सवाल का जवाब नहीं है। Trypsin is present in the pancreatic juice, it is activated by enterokinase and ये it is present in the pancreatic juice. So पेनक्रियाटिक जूस तो गैस्ट्रिक जूस के बाद या बाइल के बाद एक्ट करता है, इसलिए ये सवाल इसका जवाब नहीं होगा। एंड ऑफ कोर्स द पेप्सिन जो है इसका कर्डलिंग ऑफ मिल्क प्रोटीन में कोई रोल नहीं होता, दैट्स व्हाई हियर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज थर्ड। राइट जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is not correct? First, acini are present in the pancreas and secrete carboxypeptidase. Number 2, Brunner's glands are present in the submucosa of stomach and secrete pepsinogen. Third, goblet cells are present in the mucosa of the intestine and secrete mucus. Fourth, oxyntic cells are present in the mucosa of stomach and secrete HCl. So in this question, our answer will be here, of course, second is the answer. आइए बात करते हैं क्यों है ये आंसर और बाकी क्यों नहीं है। पहली बात आपने अंडरलाइन करना है कि आपको नॉट करेक्ट पूछा है, सही नहीं है कौन सा स्टेटमेंट। पहला, acini are present in the pancreas and secrete carboxypeptidase. This is true, सत्य वचन है ये पूरा। पेनक्रियास जो कि हिट्रोक्राइन या मिक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, ड्यूडेनम की लिम्ब में प्रेजेंट होता है। इसका मेन पार्ट जो है वो एक्सोक्राइन हिस्सा है जो एसिनी की फॉर्म में प्रेजेंट होता है और पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। पेनक्रियाटिक जूस में प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है जिसका नाम है कार्बोक्सीपेप्टिडेस, जो इनएक्टिवेटेड स्टेट में सिक्रीट होता है और सिक्रीट होता है विच इज कॉल्ड कार्बोक्सीपेप्टिडेस। और ये एक तरह का एक्सोपेप्टिडेज है।
एक्सोपेप्टिडेज मतलब प्रोटीन के दो किनारों में से एक किनारे सी टर्मिनल पे ये एक्ट करता है। तो ये बिल्कुल सत्य वचन है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों? ब्रूनस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन सब म्यूकोजा, सही है। लेकिन यहाँ पे ये गलत हो गया, बिकॉज ब्रूनस ग्लैंड्स आर फाउंड इन द सब म्यूकोजा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है जी, स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड दे सिक्रीट पेप्सिनोजन। नो, इट डज नॉट सिक्रीट पेप्सिनोजन। इसकी सिक्रीशन में म्यूकस प्रेजेंट होता है, पेप्सिनोजन तो गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है। गलत हो गया ये। Goblet cells are present in mucosa of intestine. This is true statement and secrete mucus. This is also, second part is also true. तो आपको दोनों पार्ट देखने होते हैं, कहीं फर्स्ट पार्ट गलत होता है, कहीं सेकंड पार्ट। कहीं ये होता है कि फर्स्ट पार्ट सही दिया हुआ है और सेकंड पार्ट गलत है, तो ध्यान से देखना है आपको। गॉबलेट सेल या म्यूकस सेल्स जो है वो म्यूकस सिक्रीट करते हैं, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल को HCl और बाकी के प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स के प्रभाव से बचाता है। ऑक्सिंटिक सेल्स आर प्रेजेंट इन द म्यूकोजा ऑफ स्टमक एंड सिक्रीट HCl। ये भी सत्य वचन है। ऑक्सिंटिक सेल्स को और पेराइटल सेल्स कहा जाता है। ये पेराइटल सेल्स दे आर प्रेजेंट इन द विच ग्लैंड्स? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स दे आर फाउंड इन which part of our stomach? In the mucosa. And these parietal cells, they secrete hydrochloric acid. हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दो इंपॉर्टेंट काम, हमारे द्वारा भोजन में खाई हुई आयरन को एब्जॉर्बेबल फॉर्म में ये तब्दील करता है। दूसरा, ये जो पेराइटल सेल होता है इसका दूसरी सिक्रीशन होती है कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, जो कि एक ग्लाइकोप्रोटीन है, और ये हमारे खाने में विटामिन B12 को एलिमेंट्री कैनाल में, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कराती है। अगर पेराइटल सेल्स या ऑक्सिंटिक सेल्स हटा दिए जाएं तो क्या दुष्प्रभाव या साइड इफेक्ट आएगा इस इंसान पे? तो भाई, एक तो उसके खाने में आयरन जो वो खा रहा है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, जिस वजह से उसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा। दूसरा, विटामिन B12 ना एब्जॉर्ब हो पाएगा क्योंकि कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट नहीं हो रहा है, जिस वजह से उसके जो RBCs हैं वो इमेच्योर अवस्था में लाइज डाउन हो जाएंगे और उसको परनीशियस एनीमिया हो जाएगा। सो in this question the answer is 2, and I gave you the proper explanation of all the statements given over here. The next question is gastric juice of infant contains, next question है ये, इसके ऑप्शन है amylase, renin, pepsinogen, maltase, pepsinogen, renin, nuclease, pepsinogen, lipase, pepsinogen, lipase, renin। तो भाई, इन्फेंट्स या छोटे बच्चों के गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट कौन कौन से एंजाइम होते हैं, ये सवाल है। सवाल का जवाब है 4, पेप्सिनोजन, लाइपेज और रेनिन। एनसीईआरटी लिखती है गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट और गैस्ट्रिक जूस ऑफ ह्यूमंस कंटेन पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक लाइपेज। Hence we got our answer. Amylase जो है वो सेलिवरी अमाइलेज सलाइवा में प्रेजेंट होता है और पेनक्रियाटिक अमाइलेज पेनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है। तो इसलिए ये आंसर नहीं है। माल्टेज जो है वो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स की सिक्रीशन में है। न्यूक्लियस जो है वो पेनक्रियाटिक ग्लैंड्स की सिक्रीशन में है। So that's why here the answer is 4th. Got it? Understood? Let us move to the next question. Our next question is, the primary dentition in human differ from permanent dentition in not having one of the following types of teeth. Primary dentition का मतलब होता है हमारे मुंह में जब पहली दफा जो दांत आते हैं, प्राइमरी डेंटिशन
also called as temporary teeth. टेम्पररी टीथ, टेम्पररी टीथ शेड ऑफ हो जाते हैं, इसलिए हम इन्हें डेसिडुअस टीथ कहते हैं। जैसे पतझड़ में पत्ते झड़ जाते हैं, ये पत्ते या दांत भी झड़ जाते हैं, इसलिए डेसिडुअस कहलाते हैं। डेसिडुअस सेट में जो दांत नहीं होते वो हैं प्रीमोलर्स, क्योंकि आपने डेंटल फॉर्मूला जब पढ़ा था तो मैंने आपको ये समझाया था कि भाई जब हम डेंटल फॉर्मूला लिखते हैं टेम्पररी सेट का, तो उस सेट में कुछ इस प्रकार से दांत मौजूद होते हैं, उसमें ना तो प्रीमोलर्स होते हैं और ना लास्ट मोलर्स होते हैं। So dear, here in this question the answer is third. Got it जी? चलो जल्दी से आगे वाले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा जो आपको जिता सकता है बहुत सारे और मार्क्स, 4 मार्क्स अगर आप ध्यान से करेंगे इसको। The enzyme that is not present in succus entericus is, ऑप्शन है लाइपेज, माल्टेज, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोसाइडेज। अब भाई इसको आंसर करने के लिए पहले तो ये आपको आपके जहन में होना चाहिए सक्कस एंटेरिकस है क्या। तो भाई ये इंटेस्टाइनल जूस का दूसरा नाम है, इंटेस्टाइनल जूस है ये, और इंटेस्टाइनल जूस में लाइपेज होता है। माल्टेज जो एक तरह का डाइसैकरीडेज होता है वो भी प्रेजेंट है, जो माल्टोज पे एक्ट करता है। इसमें न्यूक्लियोसाइडेज भी होते हैं और ये न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम न्यूक्लियोसाइड्स पे एक्ट करके उसको चेंज कर देते हैं इनटू नाइट्रोजिनस बेस प्लस पेंटोज शुगर में, जो कि या तो राइबोज हो सकती है या डीऑक्सीराइबोज। तो यहाँ पे हमारे इस सवाल का जो आंसर है वो है थर्ड, आंसर है इसका थर्ड, क्योंकि न्यूक्लियेजेस नामक जो एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, दे आर फाउंड इन विच जूस, बोलो पेनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होते हैं। तो ये दिमाग में जहन में रखें हमेशा कि न्यूक्लियेजेस आर फाउंड इन द पेनक्रियाटिक जूस, वेयर एज न्यूक्लियोसाइडेज एंड न्यूक्लियोटाइडेजेस आर फाउंड इन द intestinal juice. So here in this question the answer is third. Moving on to the next question. Which of the following guards the opening of hepatopancreatic duct into the duodenum? Options है pyloric sphincter, sphincter of Oddi, semilunar valve, ileocecal valve. तो भाई सवाल ये है कि कौन सा गार्ड करता है ओपनिंग ऑफ हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट इनटू द ड्यूडेनम। हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट जो कि लीवर और बाइल की सिक्रीशन को लीवर से आता है, कौन सी डाइजेस्टिव सिक्रीशन, बाइल, ठीक है जी, थ्रू अ डक्ट विच इज कॉल्ड कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ जुड़ के हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट बनाता है। हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट आगे डायलेट होता है इनटू हिपैटोपेनक्रियाटिक एम्प्यूला, और ये एम्प्यूला या ये डक्ट गार्डेड होता है बाय अ स्फिंक्टर विच इज कॉल्ड एज स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। सो हियर हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट जिस स्फिंक्टर से खुलता है ड्यूडेनम में, उसका नाम है क्या, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। सो हेंस इन दिस क्वेश्चन द आंसर इज सेकंड। Talking about the first option, why it is not correct? Pyloric sphincter.
पाइलोरिक स्फिंक्टर की अगर बात करते हैं तो भैया इट इज दिमाग में आना चाहिए पाइलोरस वर्ड. पाइलोरस इज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर स्टमक. तो स्टमक लीड इनटू द ड्यूडेनम थ्रू द स्फिंक्टर विच इज कॉल्ड पाइलोरिक स्फिंक्टर. तो इसलिए ये नहीं है. सेमिल्यूनर वाल्व्स, they are present in the heart, in the, you know, at the opening of aorta, which is the largest artery in our body, and secondly it is also present at the opening of pulmonary aorta या pulmonary trunk या pulmonary artery. इलियोसिकल वाल्व जो है वो प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन के पहले हिस्से सीकम के बीच में. सो इलियोसिकल वाल्व की अगर हम बात करते हैं, वी टॉक अबाउट इलियोसिकल वाल्व, तो जी इसके बारे में जो इलियम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट, वो इस ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है विच इज कॉल्ड एज सीकम. सीकम में ओपन होता है इलियम थ्रू अ वाल्व ओवर हियर एंड दैट वाल्व इज कॉल्ड एज इलियोसिकल वाल्व. इलियोसिकल वाल्व सीकम की एक प्रोजेक्शन है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बोलिए, जिसको क्या कहते हैं हम, दिस इज कॉल्ड एज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स विच इज वेस्टिजियल इन आवर केस. ओके जी. so with this we have got the answer of this question. And what is the answer of this question? Answer of this question is the second was the answer of this question. Let us come to the next question. In the stomach, gastric acid is secreted by, options hai peptic cells, acidic cells, gastric secreting cells या parietal cells. So dear, ये सवाल जो है आपको लग रहा है कि भाई गैस्ट्रिक एसिड क्या होता है, पहले तो ये समझना जरूरी है. तो जब स्टमक की बात करें तो गैस्ट्रिक एसिड, यहाँ पे जो पेट में एसिड सिक्रीट हो रहा है दैट इज HCl. और जब भी HCl की नाम आता है, अभी हमने डिस्कस किया, HCl इज सिक्रीटेड बाय ऑक्सिंटिक सेल जिनका दूसरा नाम है पेराइटल सेल. ऑक्सिंटिक सेल्स या पेराइटल सेल्स. Hence the answer of this question is fourth. मिल गया हमें सवाल का जवाब. पेप्टिक सेल्स को चीफ सेल्स कहते हैं, CHIEF, चीफ सेल्स, और वो सिक्रीट करते हैं एंजाइम्स इन द गैस्ट्रिक जूस. सो हियर इन दिस क्वेश्चन द आंसर इज फोर्थ. ठीक है जी, बहुत सिंपल इजी सवाल, बिल्कुल इजी, कोई गलती करने की कोई गुंजाइश है ही नहीं इस सवाल में. अगला क्वेश्चन है, विच सेल्स ऑफ क्रिप्ट्स ऑफ लिबर्कन सिक्रीट एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम. लाइसोजाइम जो है एंटीबैक्टीरियल होता है नेचर में, क्योंकि ये क्लीव ऑफ करता है, इट क्लीव ऑफ द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया. सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया को ये तोड़ देता है. सेल वॉल में, बैक्टीरिया की सेल वॉल में एक तरह का हिट्रोपॉलीसेक्राइड होता है विच इज कॉल्ड एज पेप्टिडोग्लाइकेन. से पेप्टिडोग्लाइकेन को तोड़ देता है. पेप्टिडोग्लाइकेन बना होता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन नामक सब यूनिट्स का. तो उन सब यूनिट्स को वो अलग अलग कर देता है और बैक्टीरिया को मार देता है, मार गिरा देता है. तो क्रिप्ट्स ऑफ लिबर्कन जो कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं, उनमें लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है जो एक फिजियोलॉजिकल बैरियर की भांति काम करता है. हमारी बॉडी में डिजीज कॉजिंग एजेंट्स की ग्रोथ को रिटार्ड करता है. एंड रिमेंबर दिस एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम इज सिक्रीटेड बाय पेनिथ सेल, राइट. सो आंसर विल बी पेनिथ सेल हियर. Zymogen cells are not present here in the intestinal glands or crypts of Lieberkühn.
Kupffer cells, they are the phagocytic cells which are found in the liver. स्टार शेप्ड phagocytic cells होते हैं ये, जो एक तरह के फिक्स्ड मैक्रोफेजेस होते हैं. क्या होते हैं? एक तरह के फिक्स्ड मैक्रोफेजेस, जो मैक्रोफेजेस किसी एक ऑर्गन पे जाके सेटल हो जाते हैं और वहां पे जर्म पार्टिकल को या लीवर में प्रिसाइजली डेड आरबीसीज को फैगोसाइटोस करने का काम करते हैं, कहलाते हैं फिक्स्ड मैक्रोफेजेस. So Kupffer cells are found in liver and they are the example of fixed macrophages. So here in this question the answer is first. चलो जी आगे चलते हैं. अगला सवाल, which of the following options best represent the enzyme composition of pancreatic juice? तो आप अगर कोरिलेट कर पा रहे हैं, आपको डाइजेस्टिव जूसेस पे ज्यादा सवाल है, कौन सा सेल क्या सिक्रीट करता है उस पे सवाल है. तो पेनक्रियाटिक जूस क्या मतलब कंपोजिशन अगर इसकी बोली जाए तो इसमें पहला ऑप्शन देखते हैं, अमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिनोजन और माल्टेज. दूसरा पेप्टिडेज, अमाइलेज, पेप्सिन और रेनिन. तीसरा लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज. फोर्थ अमाइलेज, पेप्टिडेज, ट्रिप्सिनोजन और रेनिन. तो भाई क्या लगता है आपको इन चारों में से कौन सा आंसर होएगा? बेटा इसमें से जो इस सवाल का जवाब है वो है थर्ड. अभी हम इतना बार बार डिस्कस करते आ रहे हैं, अब तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं कि पेप्सिन वाज फाउंड इन द गैस्ट्रिक जूस, माल्टेज इज फाउंड इन द इंटेस्टाइनल जूस, trypsinogen and amylase, they both are present in pancreatic juice but these two are not and hence it is not the answer. उसके बाद है पेप्टिडेज, अमाइलेज, पेप्सिन और रेनिन. तो इसमें से अगर ये दो देख रहे हो आप, ये गैस्ट्रिक जूस का कंपोनेंट है, hence it is also not the answer. इस फोर्थ ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तो यहां पर अगेन रेनिन आ गया है which is also present in the gastric juice. इसको ध्यान से देखने से ये बड़ा जब आंसर मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है कि यार ये आंसर है और ये सही है हमारा आंसर. लाइपेज which is pancreatic lipase is the main fat hydrolyzing enzyme. Pancreatic lipase was also called as the stepsin and is the main fat hydrolyzing enzyme. Talking about amylase, so pancreatic amylase which is also called as amylopsin is the main carb hydrolyzing enzyme. Trypsinogen and procarboxy peptidase, they are the example of zymosins or proenzymes present in the pancreatic juice. proenzyme या zymosin को एक आम व्यक्ति को समझाना है, हम कहेंगे inactive proteases को हम zymosin कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा? इनएक्टिव प्रोटीएजेस को हम जाइमोसिन कहते हैं. तो इस पूरी महाभारत की डिस्कशन से हमें ये बिल्कुल समझ में आया, जो बॉटम लाइन है कि भैया इस सवाल का जवाब जो है वो है थर्ड. वी गॉट द आंसर एंड हेंस मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज identify the cells whose secretion protects the lining of gastrointestinal tract from various enzymes. फिर से सुने जरा, शांति के साथ और विनम्रता के साथ सुनिए जरा सवाल को. क्या कह रहा है ये आपसे? ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई द सेल्स whose secretion protects the lining of gastrointestinal tracts from various enzymes. है ना जी? हिंदी में अनुवाद करें तो भाई उन सेल्स को पहचानिए जिनकी सिक्रीशन की वजह से हमारे गट के जो सेल्स हैं वो अलग अलग भांति के अलग अलग प्रकार के एंजाइम से बचाए जा सकते हैं या बचाए जाते हैं. तो क्या ये ड्यूडेनल सेल सिक्रीट करते हैं, क्या ये चीफ सेल सिक्रीट करते हैं, या गॉबलेट सेल या ऑक्सिंटिक सेल? तो इसको आंसर करने के लिए पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कौन प्रोटेक्ट करता है आपके GIT को एंजाइम से. तो जो प्रोटेक्ट करता है उसका नाम है, ये बहुत ही अत्यंत इंपॉर्टेंट बंदा है, म्यूकस.
और म्यूकस की जब भी बात होती है, म्यूकस इज सिक्रेटेड बाय द गॉबलेट सेल एंड हेंस बाकी कुछ और देखने की आवश्यकता नहीं. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज थर्ड. गॉट द आंसर? या. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला सवाल. अगला सवाल है मैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स विद देयर रिस्पेक्टिव लोकेशन इन द ऑर्गन्स. ठीक है जी, जो ये स्ट्रक्चर्स हैं उनको उनकी लोकेशन के साथ आपने सही तरीके से मैच करना है. क्रिप्ट्स ऑफ लिबर्कन, ग्लाइजन कैप्सूल, आइलेट्स ऑफ लैंगरहन, ब्रूनर्स ग्लैंड्स, पेनक्रियास, ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर. ठीक है जी, अब देखते हैं. क्रिप्ट्स ऑफ लिबर्कन, दे आर अ टाइप ऑफ इंटेस्टाइनल ग्लैंड. दे आर द टाइप ऑफ इंटेस्टाइनल ग्लैंड. ठीक है, कहां प्रेजेंट होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम रीजन में. पर पहले अगले वाले ऑप्शंस देख लेते हैं. ग्लाइजन कैप्सूल. ग्लाइजन कैप्सूल इज अ प्रोटेक्टिव connective tissue sheath around the liver. So presence of glycan capsule is a feature of mammalian liver. So B will go with 4. उसके बाद Brunner's glands है, नहीं, islets of Langerhans है. Islets of Langerhans are found in the pancreas. ठीक है, और Brunner's glands of course which are present in the submucosa. In the submucosa वो प्रेजेंट होते हैं कहां पर? अगर आपसे पूछा जाए ड्यूडेनम में या स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहां पर, तो भाई इसमें आपको यहाँ पे देखो फोर्थ, जो सेकंड है वो फोर्थ के साथ जा रहा है. बी इज गोइंग विद फोर्थ और सी इज गोइंग विद बी इज गोइंग विद फोर्थ और सी इज गोइंग विद 1. तो इसमें हमारे इस सवाल का जो जवाब बनेगा दैट विल बी फोर्थ. देखते हैं कैसे. क्रिप्ट्स ऑफ लिबर्कन आर फाउंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है जी. ग्लाइजन कैप्सूल इज फाउंड अराउंड द लीवर. देन सी, आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस आर फाउंड इन द पेनक्रियास and Brunner's glands are found in the duodenum and hence answer of this question is fourth. ठीक है जी, बिल्कुल सही. तो that is about this question. इस तरह के सवाल में आपको वो देखना होता है जो आपको बिल्कुल सही तरीके से मैच हो रहा है. So इसमें NCERT में ग्लाइजन कैप्सूल बिल्कुल मेंशन्ड है. एवरीथिंग इज मेंशन्ड हियर इन द NCERT. ग्लाइजन कैप्सूल कनेक्टिव टिश्यू की एक कोलेजनस शीथ होती है इन द अराउंड द लीवर, और ग्लाइजन कैप्सूल से छोटे छोटे ट्रैबेक्युलाई अराइज होते हैं जो आपके और हमारे लीवर को हिपैटिक लोब्यूल्स में तोड़ देते हैं, डिवाइड करते हैं, और हिपैटिक लोब्यूल्स हमारे लीवर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स होती हैं. ठीक है जी. अगला सवाल. द एंजाइम एंटीरोकाइनेज हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ. हमारे ऑप्शंस हैं प्रोटीन्स इनटू पॉलीपेप्टाइड, ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन, केजिनोजन इनटू केजिन, पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन. तो जो ये एंटीरोकाइनेज एंजाइम है, इट इज अ नॉन डाइजेस्टिव एंजाइम. मतलब इस एंजाइम का डाइजेशन में कोई भूमिका नहीं होती और ये प्रेजेंट होता है हमारे सक्कस एंटेरिकस में या इंटेस्टाइनल जूस में. और ये एंटीरोकाइनेज नामक एंजाइम जो है प्रो एंजाइम ट्रिप्सिनोजन को, किसको? ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म विच इज कॉल्ड एज ट्रिप्सिन. सो हियर in this question the answer will be 2. Very easy. So hence we got the answer. Answer is 2 in this question. Now talking about the next question. Identify the correct statement with reference to human digestive system. Human digestive system के लिए कौन सी सही स्टेटमेंट है वो चूज करनी है हमें. Ileum open into small intestine. Serosa is the innermost layer of alimentary canal. Ileum is the highly coiled part. Vermiform appendix arise from duodenum. तो ये 4 ऑप्शंस है. एक एक करके सब ऑप्शंस का पंचनामा करते हैं. सबसे पहले इलियम opens into small intestine. ये गलत हो गया क्योंकि अगर फर्स्ट ऑप्शन देखें सो इलियम विच इज द लास्ट पार्ट
इलियम इज द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है, एंड दिस इलियम ओपन इनटू सीकम बाय अ valve which is called as ileocecal valve. सो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गई। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, सिरोसा इज द इनर मोस्ट लेयर इन द वॉल ऑफ द गट। भाई ये भी गलत है, क्योंकि अगर हम लेयर्स देखते हैं, हिस्टोलॉजी ऑफ गट देखते हैं, फ्रॉम आउटर टू इनर साइड, तो सबसे बाहर होती है सिरोसा, उसके बाद लेयर है मस्क्यूलरिस, उसके बाद है सब म्यूकोजा, और सबसे अंदर की तरफ, याद रखिएगा, सबसे अंदर की तरफ जो लेयर है वो सब म्यूकोजा ना होके कौन सी लेयर है, दिख रही है आपको कौन सी लेयर है, सब म्यूकोजा। सो दिस इज दिस शुड बी क्लियर टू यू पीपल कि इनर मोस्ट लेयर इज म्यूकोजा। ठीक है जी। अब थर्ड ऑप्शन, इलियम इज द हाईली क्वाइल्ड पार्ट, दिस इज सत्यवचन, सही है ये। duodenum में duodenum which is the first part of the small intestine, वहां पे डाइजेशन कंप्लीट होती है, और जिजनम और इलियम जो है वो क्वाइल्ड पार्ट होते हैं और एब्जॉर्प्शन के लिए अपना सरफेस एरिया वहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमाइज करते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ ब्रश बॉर्डर्ड कॉल्यूमनर एपिथेलियम। तो ये सही हो गया। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अराइज फ्रॉम ड्यूडेनम, अभी मैंने आपको बताया ड्यूडेनम से ना निकल के कहां से निकलती है, सीकम से, फिंगर फॉर्म, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है ये। सो हियर इन दिस question the answer of this question is, hence we got the answer third, 3 is the answer of this question। ठीक है जी, आगे चलते। intrinsic factor that helps in the absorption of vitamin B12 is secreted by, intrinsic factor or Castle intrinsic factor, which is a glycoprotein, it is secreted in the gastric juice by the action of the cell which are called as oxyntic cell, oxyntic और parietal cells secrete करते हैं intrinsic factor को, और ये इंट्रिंसिक, ये इन्होंने ये एक तरह का फैक्टर सिक्रीट किया, अभी मैंने आपको बताया कौन सा फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर, और ये इंट्रिंसिक फैक्टर एक ग्लाइकोप्रोटीन होती है जो जरूरी होती है फॉर द absorption of which vitamin B12, cyanocobalamin, and this vitamin B12 is required for the maturation of our RBCs। तो आंसर इस सवाल का है फोर्थ। चलो जी, फोर्थ इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So after this question we move to the next question, next सवाल we have proteolytic enzyme which is found, renin is found in, our options are pancreatic juice, intestinal juice, bile juice, gastric juice। भैया अब तो ना ये समझते समझते और पढ़ते पढ़ते अब तो वही हो रही है, मतलब ओके तो इतना तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इतना जब हमने बार बार ये पढ़ लिया, रेनिन गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट है ये, तो इसलिए आंसर आ गया इसका सीधा सा आंसर है इसका रेनिन, गैस्ट्रिक जूस। इन्फेंट्स में मेनली प्रेजेंट होता है, एडल्ट्स में नहीं होता है। इस सवाल का जवाब है फोर्थ। अगला सवाल, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई इज प्रेजेंट। देखो रेपिटेशन है क्वेश्चंस की, याद रखिए, तो जुड़ते जुड़ते सवाल आते हैं, इसलिए ध्यान से इस सेशन को आप एंड तक समझिएगा, पढ़िएगा, और आपके लिए ही ये इतना हम मेहनत कर रहे हैं, होपफुली बेनिफिशियल होगा आपके लिए ये। तो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई इज प्रेजेंट एट, हमारे ऑप्शंस है इलियोसिकल जंक्शन ऑफ हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट एंड ड्यूडेनम, गैस्ट्रोइसोफेगियल जंक्शन, और देन जंक्शन ऑफ जिजेनम एंड ड्यूडेनम। तो इसका बहुत
इजी लफ्जों में आंसर आ जाएगा सेकंड, जंक्शन ऑफ हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट इनटू द ड्यूडेनम, मतलब जहां पे हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट ड्यूडेनम में ओपन होता है, वो ओपनिंग जो होती है उस पे प्रेजेंट होता है आपका स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ठीक है जी, तो इस सवाल का जवाब है सेकंड। हाँ, आगे succus entericus is referred as, so when I say succus entericus, it is the another name of which juice? It is the another name of intestinal juice. Answer is the second. ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस को नहीं कहते हम सक्कस एंटेरिकस, गैस्ट्रिक जूस विच इज द सिक्रीटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। काइम का मतलब होता है हमारा खाना जो गैस्ट्रिक जूस में मिक्स हो जाता है, that is called as chyme, and its nature is acidic due to presence of HCl in the gastric juice. So in this question the answer is second, hence we got the answer. Moving on to the next question. Given below are two statements. Statement 1, fatty acids and glycerol cannot be absorbed into the blood. Statement number 2, specialized lymphatic capillaries called lacteals carry chylomicrons into lymphatic vessels and ultimately into blood. In the light of above statements, choose the most appropriate answer from the option given below. जिसमें हमारे पास ऑप्शन है both statement 1 and statement 2 are incorrect, then statement 1 is correct, statement 2 is incorrect, statement 1 is incorrect but statement 2 is correct, and lastly both statements are correct. तो भाई ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही मजेदार सवाल है। पहली स्टेटमेंट है कि फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो होते हैं वो इनकॉर्पोरेट होते हैं इनटू अ गोलाकार स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड एज मिसल्स, जिसमें बाइल सॉल्ट जो होते हैं फॉस्फोलिपिड्स के साथ ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का घेराव कर लेते हैं और एक राउंड सर्कुलर स्ट्रक्चर्स बनते हैं मिसल्स, जो कि ब्लड कैपिलरीज के अंदर एंटर नहीं हो सकते बिकॉज दे हैव लार्ज साइज। तो जो डाइजेस्टेड ग्लिसरॉल बनता है हमारे गट में और 3 फैटी एसिड बनते हैं एक ट्राइग्लिसराइड की डाइजेशन से, ये मिसल में इनकॉर्पोरेट होते हैं एंड मिसल डू नॉट एंटर इनटू the blood capillaries. They enter into a large yellow colored lymphatic capillary which is called as lacteal. किसमें एंटर होते हैं ये? लैक्टियल में एंटर होते हैं through the intestinal cells which are called enterocytes. और एंटीरोसाइट्स में जब ये जाते हैं तो जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होते हैं, if we talk about fatty acid and glycerol in the enterocyte, तो ये बाइल सॉल्ट ने इंटरनलाइज करा दिया इनको एंटीरोसाइट में। एंटीरोसाइट में क्या होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जुड़ के ट्राइग्लिसराइड बना देते हैं और एंटीरोसाइट में ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनके चारों तरफ प्रोटीन की एक कोट सिक्रीट कर देते हैं। तो ये एक तरह के लिपोप्रोटीन पार्टिकल बन जाते हैं इन द एंटीरोसाइट्स, lipoprotein particle in the enterocyte, and these are called as chylomicrons. So chylomicrons are found in this in this enterocyte or epithelial cell, and these chylomicron, they are large in size and they cannot enter into the blood capillary, and hence they enter into the lymphatic capillary or lymphatic vessel which is called as lacteal present in the villi. लैक्टियल से अल्टीमेटली ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ब्लड में एंटर कर जाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर की जो मेन नदी है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में काम करती है, दैट इज ब्लड. सो फ्रॉम दिस डिस्कशन वी केम टू नो दैट बोथ द स्टेटमेंट्स are correct. Hence the answer of this question is fourth. And see you in the next lecture. Till then, keep studying and do hard work and take care of yourself.